दोस्तों दिल्ली की एक एडवोकेट एक 50 लाख का केस हार गई, जो कि उन्हीं के अकाउंट से कट गए पैसे। अब कैसे हुआ? क्योंकि इनके साथ में एक स्कैम हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रही होगी, कई सारे केसेस ये जीती होगी, लेकिन स्कैमर से ये बच नहीं पाई। इनके पास में 3 मिस कॉलें आई और उसके बाद में इन्होंने दूसरे नंबर से उस अननोन नंबर पर कॉल करी कि भाई कौन बोल रहे हो आप? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं डिलीवरी बॉय बोल रहा हूँ, मुझे आप अपना एड्रेस शेयर कर दो। इन्होंने अपना एड्रेस शेयर कर दिया, लेकिन कोई भी कुरियर इनके पास में नहीं आया। जिसके बाद में 2 मैसेज इनके पास में आए, जिसमें कुछ लाख रुपए इनके कट गए 2 ट्रांजैक्शन के अंदर, जिस पर इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर डाली और पुलिस को बताया कि मैंने कोई भी OTP शेयर नहीं किया, किसी के भी साथ में मैंने अपनी बैंकिंग डिटेल शेयर नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट से इन टोटल 50 लाख रुपए कट चुके हैं। कैसे हुआ ये तो पुलिस को भी समझ नहीं आया, लेकिन पुलिस ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनका फ़ोन ले लिया और उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि इनके फ़ोन से कुछ ब्राउजिंग हिस्ट्री भी मिली है, जो कि इन्होंने की ही नहीं है। और इसी के साथ साथ ये भी पाया गया कि कुछ ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से हुई है, जिसके बारे में इनको मालूम ही नहीं चला। जिसके बाद में ये बताती हैं कि मेरे को एक इन कॉल के बाद में एक और कॉल आई थी, वो IFSO ऑफिसर की थी, जिन्होंने मेरे से कुछ बैंकिंग डिटेल मांगी थी, लेकिन मैंने उनसे शेयर नहीं करी थी। तो फिर भी मेरे अकाउंट से ऐसे कैसे पैसे कट गए, जबकि मैंने कुछ भी बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं किया, यहाँ तक कि OTP तक नहीं बताया किसी को, फिर भी मेरे साथ में ये हो गया। तो पुलिस ये अनुमान लगा रही है कि इनके साथ में सिम स्वैप फ्रॉड हुआ है, जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ही खाली कर दिया स्कैमर्स ने। अब सिम स्वैप क्या होता है? इसमें ना कोई भी स्कैमर आपके सिम को एक्सेस करने लग जाता है। अब सिम को एक बार एक्सेस कर डाला तो भैया लाइफ झिंगा लाला भैया। वो उस फोन के अंदर फिर गूगल पे डाल सकता है, फोन पे डाल सकता है, भीम ऐप डाल सकता है, और अगर आप उस पर रजिस्टर्ड हो तो सिंपल है, वो आपके फ़ोन नंबर पे क्लिक करेगा और उसके बाद में ये ऐप्स खुद ही ऑटोमेटिकली रजिस्टर होना चालू हो जाती हैं, और वो आपके बैंक से लिंक तो होता ही है नंबर, और उसके बाद में वो वहाँ से ट्रांजैक्शन कर करके इनका बैंक खाली करता चला गया और इनको मालूम तक नहीं चला कि इनके अकाउंट से 50 लाख रुपए कट गए, जो कि सिम स्वैप से हुए हैं। सो यहाँ पर आप सोचोगे कि यार इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचा सिर्फ सिम लॉक करके जा सकता है, ताकि कोई भी बंदा आपका सिम को एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि अगर आपका सिम कोई और चला रहा है तो आपका सिम बंद हो जाएगा, और जैसे ही ऐसा आपको लगे कि भैया सिम ने काम करना बंद कर दिया, तो आप तुरंत ही दूसरों के मोबाइल से टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करो और ये बताओ कि भैया मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो चुका है, और उस सिम को लॉक करवा दो ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। दोस्तों एलोन मस्क का स्टारलिंक इंडिया के अंदर बड़ी बेसब्री से आना चाहता था, और वो आने की कोशिश भी कर रहा है, मतलब बस लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत है। लेकिन उससे पहले ही जियो ने एलोन मस्क के स्टारलिंक के पेट पे लात मार दी है, पानी फेर दिया है कहो तो, क्योंकि इन्होंने अपना ही सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है जियो स्पेस फाइबर। ये इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर सर्विस है, जो कि आपको फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर। और ये रिलायबल इंटरनेट रहेगा उन जगहों पर जहाँ पर कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है, वहाँ पर काफ़ी रिमोट एरिया है, चैलेंजिंग रीजन है, इंटरनेट उतनी स्पीड में आता नहीं आता है, तो भैया नेटवर्क नहीं आता, तो कई सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पर, जहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो भैया मुकेश अंबानी ने सिंपल सा किया, उन्होंने कहा स्टारलिंक इससे पहले कि इंडिया के अंदर आए, हमको अपना जियो स्पेस फाइबर लॉन्च कर देना चाहिए, और इन्होंने लॉन्च कर दिया। और इनका कहना है कि बहुत ही जल्दी पूरे इंडिया के अंदर फैला देंगे इसको, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहेगा दूसरे देश वालों के इंटरनेट के मुकाबले। दोस्तों US के मैसाचुसेट्स के अंदर एक महिला रहती है जो खुद को कहती है कि मैं बैटरीज पे चलती हूँ। आप कहोगे भाई वहाँ तो ऐसे ही सारे लोग हैं, सब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये बैटरीज पे चलती है। ये 30 साल की सोफिया हार्ट है। नाम के साथ में हार्ट जुड़ने के बाद में भी इनके लेफ्ट साइड का हिस्सा है जो हार्ट का, वो सही तरीके से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से इनको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है खुद को जिंदा रखने के लिए, जो है लवाड नाम का। इसको बोला जाता है लेफ्ट वेंटिकुलर असिस्टेंट डिवाइस, जो कि हार्ट के लेफ्ट साइड के हिस्से को असिस्ट करता है ब्लड को सही से पूरी बॉडी के अंदर पंप करने के लिए। इनको ऐसा लगा था कि इनको ऐसी बीमारी कभी भी नहीं होगी, लेकिन ये एक्चुअली में इनके जेनेटिक्स के साथ में जुड़ी हुई है, जिसका फैमिली के साथ में बैकग्राउंड है। तो इनकी जो यंगर सिस्टर है ओलिविया नाम की, उनको भी इस तरीके का इशू हुआ था, जिनके हार्ट में इस तरीके का डिवाइस लगाया गया। तो इनको लगा कि मेरे साथ में ऐसा नहीं होगा, लेकिन इनके साथ में भी ऐसा हुआ, जिससे इनको ये मालूम चल गया कि ये इनके जेनेटिक्स के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनको सारी ज़िंदगी एक्चुअली में बैटरीज के साथ में ही चलना होगा। अगर ये बैटरीज डाउन हो जाती हैं या डिवाइस ख़राब हो जाता है तो इनको हार्ट अटैक भी आ सकता है।
दोस्तों केरला कोर्ट ने इंडियन रेलवे को 50,000 रुपए एक पैसेंजर को देने को कह दिया है, जिसका नाम है कार्तिक मोहन, जो कि डिप्टी मैनेजर था बॉर्च इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में। उनको चेन्नई जाना था, जहां पर ट्रेन लेट हो गई करीबन 13 घंटे और वो उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए, जिसके बाद में इनको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने सीधा रेलवे को कोर्ट में घसीट दिया, जहां पर 50,000 रुपए का जुर्माना इंडियन रेलवे पे लगाया गया और ऊपर से 10,000 रुपए भी इनको देने को कह दिए कि भैया जो कोर्ट का इनका है वो भी इनको दो, जो एक्सपेंसेस लगे। तो टोटल 60,000 रुपए का कंपनसेशन इनको मिला है। इधर से इन्होंने एलेप्पी एक्सप्रेस की टिकट बुक करवाई थी, जो कि बड़ी तेजी से इनको चेन्नई पहुंचा सकती थी, लेकिन वो 14 घंटे लेट हो गई, जिसकी वजह से ये मीटिंग में न जाने की वजह से इतने खफा हो गए कि कोर्ट ही चले गए फिर डायरेक्ट। दोस्तों एल सल्वाडोर एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जहां पर इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री है, मतलब कि आप वहां पर वीजा के बिना भी जा सकते हो और उसके बाद में वहां घूम भी सकते हो। ज्यादातर इंडियन पता है क्या करते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद में अपनी जर्नी यूएस की तरफ शुरू कर देते हैं, इलीगली घुसने लग जाते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर और इन द एंड यूएस के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एल सल्वाडोर ने अब क्या किया है कि $1,000 का टैक्स लगा दिया इंडियंस के ऊपर, जो कि करीबन 80,000 रुपये हो जाते हैं। जो भी इस कंट्री के अंदर आएगा इंडियन, उसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे और इंक्लूडिंग 50 अफ्रीकन कंट्री को भी जोड़ दिया इन्होंने कि भैया उनसे भी लेंगे हम इस तरीके की फ़ी, क्योंकि भैया सभी यही काम कर रहे हैं, डोंकी मारने के लिए यहीं पे लैंड हो रहे हैं। और इसका रीज़न इन्होंने ये दे दिया कि ये नहीं कि तुम इलीगली जाते हो दूसरी कंट्री के अंदर, इन्होंने रीज़न दिया कि हमें अपनी कंट्री को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बढ़िया बनाना है, तो उसके लिए हम ये फंड रेज करवा रहे हैं तुमसे जो आ रहे हो हमारी कंट्री के अंदर। तो एक तरीके से ये वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है, पैसों की एंट्री होगी, पैसे दो और निकलो यूएस की तरफ सीधा ही डोंकी मारते हुए। और मैं बता दूं ये वही कंट्री है जो कि सबसे पहली ऐसी कंट्री बनी है जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया अपनी कंट्री में, और इनके कहने के बाद ही बिटकॉइन की ये हालत हुई है कि गिरता चला गया। दोस्तों चाइना के ज़ेनजियांग प्रोविंस के अंदर एक 7 साल के लड़के ने होमवर्क ना करने के लिए अपने बाप को ही पुलिस में फंसवा दिया। उसने कॉल कर दिया पुलिस को और ये कह दिया कि मेरा फादर मुझे बहुत मार रहा है, जिसके बाद में पुलिस उनके घर में आती है और फादर हैरान कि मैंने तुझे कब मारा। लेकिन ये बच्चा जैसे जैसे बोलता है तो पुलिस को भी पता लग जाता है कि भैया बच्चा झूठ बोल रहा है, दरअसल ये होमवर्क नहीं करना चाहता था। जिसके बाद में पुलिस ने इस बच्चे को सजा देने के लिए क्या किया, इसकी ट्यूशन क्लासेस लगवा दी महीने 2 महीने की, और उसके बाद में ये वहाँ भेज दिया गया और कह दिया गया इसको लगातार वहाँ पर भेजते रहना। जिसके बाद में जो ये ना चाह रहा था वही इसके साथ में हो गया, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। पहले तो घर में होमवर्क करना था, अब इसको ट्यूशन का भी होमवर्क मिलने लग गया।